जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स में। शुरुआत करते हैं एमआरएफए डील से। देखिए, एमआरएफए को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने चल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एमआरएफए प्रोग्राम के तहत राफेल जो भारत में बनाया जाएगा, ये फ्रांस में बने राफेल से सस्ता होगा। इसका जवाब ये है कि शुरुआत में शायद ऐसा नहीं होगा, बल्कि 35 से 40 साल के पूरे लाइफ साइकिल को देखें तो भारत में उत्पादन आर्थिक और रणनीतिक रूप से ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुरुआती फ्लाईवे कॉस्ट जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की होगी, यहाँ भारत में नई प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने, टूलिंग, टेस्टिंग फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से शुरुआती भारतीय राफेल की कीमत फ्रांस में बने राफेल से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जो स्टैंडर्ड फ्रेंच राफेल का फ्लाईवे कॉस्ट है, वो तकरीबन 85 से 105 मिलियन डॉलर्स बताया गया है, जबकि एक्सपोर्ट डील की कुल कीमत इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि उसमें वेपन, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस भी शामिल है। भारत अपने राफेल में इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट भी आगे चल के कर सकता है और स्वदेशी हथियारों को भी ऐड कर सकता है। इसीलिए रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुरुआत में जो भारत में बने राफेल हैं, ये फ्रांस में बने राफेल से महंगे होंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट को देखेंगे तो फिर यहाँ पर आगे चल के जो प्राइस है वो कम होने की उम्मीद है। अगर 100 से लेकर या 90 से लेकर 100 राफेल भी भारत में बनाए जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और की जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो सीमित संख्या के एयरक्राफ्ट पर बंटने के कारण शुरुआती प्रति एयरक्राफ्ट की कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने और भारतीय इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस मिलने के साथ ही जो आगे चल के कॉस्ट है वो कम हो सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर काम करने की पुष्टि करी है। इसका उद्देश्य मुख्य लॉजिस्टिक और आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन करना होगा। ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल खासकर हिमालय और कठिन पहाड़ी इलाकों में उपयोगी होंगे, जहां सामान्य हेलीकॉप्टर ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे होते हैं। अनमैन्ड एयर व्हीकल बिना पायलट के जान को जोखिम में डाले दूर दराज की सैन्य चौकियों पर भोजन, गोला बारूद, मेडिकल सप्लाई और अन्य जरूरी सामान पहुंचा सकता है। ये प्लेटफॉर्म सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी, बैटलफील्ड सर्विलेंस और डिजास्टर रिलीफ में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी ये पुष्ट नहीं किया है या स्पष्ट नहीं किया है कि ये नया रोटरी अनमैन्ड एयर व्हीकल किस प्लेटफॉर्म पर आधारित है। दो प्रमुख संभावनाएं बताई जा रही हैं। पहला है RUAV 200 और इसके अलावा दूसरी जो संभावना है वो अनमैन्ड ध्रुव की है। लेकिन देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो कौन सा होने वाला है। HAL का ये कदम भारत के भविष्य की ऑटोनोमस मिलिट्री एविएशन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि प्लेटफॉर्म कौन सा है और किस टाइमलाइन में ये विकसित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए DRDO और भारतीय निजी क्षेत्र के साथ 60 से अधिक रक्षा कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों में कुल 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबारी अवसर पहचाने गए हैं और इनमें से अधिकांश काम निजी कंपनियों द्वारा पूरे किए जाने की उम्मीद है। यहाँ पर 60 से ज़्यादा जो प्रोग्राम है, ये इंडियन एयरफोर्स, DRDO और निजी कंपनियां मिलकर कम से कम 60 रक्षा परियोजना पर काम कर रही हैं और 21,000 करोड़ रुपए का ये अवसर है। इन परियोजनाओं से भारतीय रक्षा उद्योग, खासकर निजी कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार तैयार हो सकता है। अब यहाँ पर जो तकनीकें फोकस पर होंगी, उसमें एडवांस एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, रेडार और सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम, मिशन कंप्यूटर्स, AI इनेबल एप्लीकेशंस, अनमैन्ड एयर व्हीकल सिस्टम, इसके अलावा जो प्रिसीजन गाइडेड वेपन हो गए, एयरबॉर्न नेटवर्किंग हो गई और मेंटेनेंस टेक्नोलॉजीज हो गई, ये शामिल हो सकती है। कुछ प्रोग्राम पहले से ही चल रहे हैं, जैसे कि तेजस, अस्त्र BBR मिसाइल, उत्तम एजर रेडार, इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एडवांस वेपन इंटीग्रेशन। और भविष्य के जो प्लेटफॉर्म है, इन प्रयासों से AMCA और अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल जैसे अगली पीढ़ी की क्षमताओं को भी सपोर्ट मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत अब अपने स्वदेशी मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड वेपन सिस्टम के बड़े पैमाने पर फ्लाइट ट्रायल करने की तैयारी कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य विजेती हथियारों पर निर्भरता को कम करना है और भारतीय वायुसेना के लिए इंडिजिनस वेपन इकोसिस्टम को मजबूत करना है। अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो ये लगभग 160 किलोमीटर रेंज वाली जो मिसाइल है, ये सुखोई 30 MKI से कैरिज और डमी ड्रॉप चेक के बाद लाइव फायरिंग ट्रायल की योजना में उतर चुकी है। अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर क्लास की ये जो मिसाइल है, इसमें स्वदेशी शिखर का इस्तेमाल किया जाना है और जो पुराने रूसी AGAT या AG-80 गाइडेंस यूनिट को रिप्लेस करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने 250 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का इनिशियल बैच का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और सुखोई 30 MKI के अलावा तेजस और MiG-29 पे भी इंटीग्रेशन पे काम चल रहा है। इसके अलावा अस्त्र मार्क 3 की बात करें तो आगे चलकर रैमजेट पावर्ड अस्त्र मार्क 3 से लगभग 350 किलोमीटर तक की जो ऑपरेशनल स्ट्राइकिंग डिस्टेंस है, वो हासिल करने का लक्ष्य बताया गया है। यहाँ पर रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 भी टेस्टिंग फेज में उतरने वाले हैं, जहाँ पर रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब सिलसिलेवार टेस्टिंग शुरू होगी और इंडियन एयरफोर्स इंश्योर करना चाहेगी जो भी फ्यूचर के वेपन है, उन्हें जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके।
भारत के एमका प्रोग्राम में प्राइवेट कंपनियों की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन विमान का डिजाइन, संवेदनशील टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत सरकार के नियंत्रण में रहेगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एमका की प्रमुख डिजाइन अथॉरिटी बनी रहेगी। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन टोब्रो और भारत फोर्ज जैसी निजी कंपनियों के को प्रोटोटाइप निर्माण, सिस्टम इंटीग्रेशन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और आगे चलकर सीरियल प्रोडक्शन में भूमिका दी जाएगी। निजी कंपनियों को निर्माण की जिम्मेदारी मिलने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें एमका के मूल डिजाइन या रणनीतिक तकनीकों का मालिकाना हक मिलेगा। स्टेल्थ शिपिंग, एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन, मिशन सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल लॉज, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सर्टिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण फैसले सरकार या आडा के नियंत्रण में रहेंगे। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कि एयरक्राफ्ट डिजाइन, फ्लाइट कंट्रोल एल्गोरिथम, मिशन आर्किटेक्चर और स्वदेशी तकनीक सरकारी स्वामित्व में रखने का उद्देश्य भविष्य में भारत को स्वतंत्र रूप से अपग्रेड, मॉडिफाई और एक्सपोर्ट करने की क्षमता देना है। विदेशी कंपनियों के साथ कैलिब्रेटेड जो ओपननेस है तो ये अपनाई जाएगी, यानी जहां भारत के पास कोई महत्वपूर्ण तकनीक नहीं है वहां प्रपल्शन, एडवांस एवियोनिक, स्पेशलाइज्ड मटेरियल और जो दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर विदेशी सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन इस दौरान जो मेन कंट्रोल होगा वो भारत सरकार के पास होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।